नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, उसकी हेडलाइन है आसाम्स बोरजोली वेटलैंड नोटिफाइड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फॉर वाइल्ड राइस कंजर्वेशन। आप यहाँ पर देखेंगे 2-3 कीवर्ड हैं, जैसे कि पहला है बोरजोली वेटलैंड, इसके बारे में हम आगे जानेंगे और इसके साथ ही हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है और इसके अलावा एक और हम बात करेंगे वाइल्ड राइस के बारे में। तो इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देख लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसे कि अभी हमने हेडलाइन देखी तो इसमें सीधा सा ये कहा गया है कि बोरजोली वेटलैंड जो है इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अब इस स्थल को जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो एरिया है बोरजोली वेटलैंड का, यहाँ पर एक फसल पाई जाती है, जंगली चावल पाया जाता है जिसका नाम है ओरिजा रूफी पोगोन। अब इसके संरक्षण के लिए ही इस स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अब जब कोई साइट होती है उसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस जगह को और अधिक संरक्षित किया जा सके और अधिक संरक्षण दिया जा सके। और इसका मेन पर्पस जो है वो ये भी है कि जलवायु लचीली यानी कि क्लाइमेट रिजिलियंट कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसी कृषि को बढ़ावा देना जो सभी तरीके की जलवायु जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, इन सभी स्थितियों में भी वो फसल जो है कि उगती रहे। अब एक और बात समझिए कि इसी उद्देश्य के साथ 2022 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, इंस्टीट्यू कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड राइस प्रोजेक्ट। और इसका उद्देश्य क्या था, इसे जो हमने अभी बातें डिस्कस की कि जंगली चावल जो है इसे संरक्षित करना और साथ ही साथ जो है कि जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। अब इसमें ये जो पूरा संरक्षण किया जा रहा है, ये जो पूरा आपका जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ये इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण शामिल है, असम राज्य जैव विविधता बोर्ड शामिल है और ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स शामिल है, यानी कि इसमें 3 संस्थाएं ये शामिल है। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बोरजोली वेटलैंड के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये स्थित कहाँ है। तो ये असम राज्य के सोनितपुर जिले में स्थित है और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये कुल 0.41 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब एक और जो बात याद रखनी है कि ये जो वेटलैंड है वो ब्रह्मपुत्र नदी के पास में स्थित है और ये जो वेटलैंड है इसकी एक और विशेषता है कि मीठे पानी का दलदली पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि यहाँ जो दलदल है वो मीठे पानी का है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और समझेंगे ओरिजा रूफी पोगोन के बारे में। अब समझिए कि ये जो है कि ओरिजा सैटिवा का जंगली 12मासी पौधा है और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, पूर्वी एवं दक्षिण एशिया के दलदली क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे तो ये रोग एवं कीट प्रतिरोधी होता है, यानी कि ये जो फसल है, ये जो धान की फसल है, इसमें रोग का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें कई तरीके के जो कीटों के द्वारा रोग फैलते हैं उसका खतरा काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ बाढ़ की जो स्थिति होती है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, यानी कि ये जो गहरे पानी है उनमें भी काफ़ी देर तक टिके रह सकते हैं। और इसकी एक और खासियत ये है कि नवंबर दिसंबर में जब छोटे दिन होते हैं तब उस दौरान इसमें फूल आते हैं। तो अब हम बात करेंगे जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। तो ये स्थल कौन से होते हैं? तो दरअसल ये जो स्थल होते हैं वो जैव विविधता से काफ़ी समृद्ध होते हैं। अब किसी भी स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित नहीं कर दिया जाता है, इसके लिए कुछ मानदंड होते हैं, वहाँ पर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी उस स्थल को विरासत स्थल घोषित किया जा सकता है। वो कौन कौन से मानदंड है एक बार उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि वहाँ पर पौधे और वनस्पतियों की काफ़ी विविधता होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ जो प्रजाति हैं वो मूल रूप से वहीं की होनी चाहिए और दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियां भी वहां पर पाई जानी चाहिए। और इसके अलावा फसलों के जंगली पूर्वज भी वहां पर होने चाहिए और साथ ही साथ जीवाश्म भंडारों के द्वारा दर्शाए गए और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्य संबंधी मूल्यों वाले जैविक घटकों की अतीत की प्रमुखता वहां पर होनी चाहिए। तो ये कुछ मानदंड है
इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ही किसी स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है। अब इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अंतर्गत किसी भी स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया जाता है और इसमें राज्य सरकार जो है वहां की जो स्थानीय निकाय हैं उनके परामर्श से ही किसी स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करती हैं। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और भारत में जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला हेरिटेज साइट कौन सा है, तो पहला है नल्लूर इमली उपवन। इसे पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके बाद कब ये घोषित किया गया था ये याद रखिएगा, तो 2007 में इसे घोषित किया गया था और ये कहाँ स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अभी जो रिसेंटली जिसकी हमने बात की यानी कि नवीनतम BHS है, जो उसका नाम क्या है, बोरजुलू वेटलैंड, और ये असम राज्य में स्थित है। और इसी के साथ जो वर्तमान में कुल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है उनकी संख्या कुल 55 है, ये आप याद रखिएगा। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, A नोकरेक, B नल्लूर इमली उपवन, C साइलेंट वैली, D देहिंग पटकाई। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।